नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन। अब देखिए, ये जो पेपर है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये इस बार दो स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा जाएगा। एक तो बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी स्टूडेंट पहुंचे हैं, जो पास होके फिफ्थ सेमेस्टर में गए हैं, उनको मेजर के तौर पे ये पेपर पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस मेजर के तौर पे बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर। हो सकता है माइनर के तौर पे भी पढ़ें, कई कई कॉलेजेस में माइनर के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा ही साथ में जो बीए ऑनर्स के जो स्टूडेंट है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर, वो स्टूडेंट्स भी इस बार इस पेपर को पढ़ेंगे। तो बीए ऑनर्स और बीए प्रोग्राम, ये दोनों स्टूडेंट्स को ये वाला पेपर पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब देखिए, जो जरूरी बात है वो ये है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट टू, यानी IPT2 के तौर पे भी ये पेपर पढ़ा जाता था पुराने स्ट्रक्चर में। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो स्ट्रक्चर बना है, उसमें इस पेपर का जो नाम है वो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं जो कि हम बात करेंगे। तो देखिए, इस वाले सिलेबस के माध्यम से या फिर जो पुराना कंटेंट है, इसके माध्यम से नहीं पढ़ा जाएगा ये पेपर। IPT2 के माध्यम से नहीं पढ़ा जाएगा। इसका एक अलग कोर्स स्ट्रक्चर है, अलग तरीके से इसे पढ़ना है। तो देखिए, पहली जो डाउट है वो ये क्लियर कर लीजिए, बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर, दोनों का ये एकदम सेम पेपर है। 100%, कहीं पे कोई भी अलग नहीं है। ठीक है। सिलेबस देखना चाहेंगे तो सिलेबस देख लीजिए। ये मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो सिलेबस है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 6 यूनिट है। अब देखिए, जो पुराना जो पेपर था हमारा IPT2, जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट पढ़ते थे, पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम के स्टूडेंट नहीं पढ़ते थे, जो बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ऑनर्स वाले जो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पुराना जो कोर्स स्ट्रक्चर था उसमें IPT2 के तहत पढ़ते थे। अब देखिए, इसमें क्या है कि पेपर को, जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, उसको दो सेंसों में पढ़ा जाता है। एक तो होता है आपका थिंकर सेंट्रिक, ठीक है, और दूसरा होता है थीम सेंट्रिक। थीम्स लिख लीजिए। तो अगर हम इस पेपर को देखें, डिज़ाइन के तौर पे देखें, तो ये जो पेपर है ये एक्चुअल में आपका ये थीम बेस्ड है। ठीक है, जिसमें आपको 90% आपको क्या मिलेगा, थीम बेस। कि जैसे कोई एक थीम ले लिया, जैसे कोई एक विषय ले लिया, जैसे राज्य और लोकतंत्र यानी स्टेट एंड डेमोक्रेसी, और उसके अंदर काफ़ी सारे थिंकर्स ऐड कर रखे हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या विचार है लोकतंत्र के लेकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, राम मनोहर लोहिया का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या विचार है। तो वो एक थीम दे दिया, उसके तहत थिंकर्स ऐड कर दिया और थीम बेस हमें पढ़ना है। मगर यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट वाला जो यूनिट है, हिंदुत्व और हिंदुइज्म, इसमें केवल सावरकर है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा पेपर जो है वो थीम बेस्ड है। बस एक एक पॉइंट छोड़कर, जहाँ पे हमें सिक्स्थ यूनिट में हमें जो दिखता है कि केवल और केवल जो थीम है वो है हिंदुत्व और हिंदुइज्म, और इसके अंदर हमें केवल सावरकर को पढ़ना और किसी थिंकर को नहीं पढ़ना। तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है पुराने वाले पेपर IPT2 और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो ये है कि ये पूरा का पूरा पेपर केवल एक अपवाद को छोड़ के पूरा थीम बेस्ड है। यानी विषय या फिर विषय वस्तु संबंधित ये पेपर है, उसके अंदर हमें थिंकर्स को पढ़ना है। कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रवाद एक धारणा है, ठीक है, एक राष्ट्रवाद क्या है, एक धारणा है, राष्ट्रवाद। ठीक है। अब इस राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत सारे थिंकर ने लिखा होगा। जैसे मान लीजिए विवेकानंद ने लिखा है, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है, गांधी ने लिखा है। तो इन तीनों का राष्ट्रवाद किस तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और किस परिवेश में ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये होता है हमारा थीम बेस्ड पेपर, जिसमें हम क्रिटिक कर पाते हैं जो थिंकर है। हो सकता है हम रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद की आलोचना करें विवेकानंद के राष्ट्रवाद से, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद की आलोचना के माध्यम से हम विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की आलोचना करें, या फिर
रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से हम गांधी के राष्ट्रवाद की आलोचना करें। तो ये जो थीम बेस्ड है ये हमें एक स्कोप देता है कि हम एक थीम के तहत हम बाकी जो थिंकर्स जो लिख रहे हैं उस थीम के ऊपर उसके हम तुलना करके एक एक नया पर्सपेक्टिव लेके आए, या फिर एक एक अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आए जो सबको अकोमोडेट करे, सबको समाहित करे। तो ये पेपर इसलिए इसमें ये चेंजेस आए हैं पुराने वाले पेपर से। तो जो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका फर्स्ट यूनिट, अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो जो यूनिट का नाम है वो है, फर्स्ट यूनिट का नाम अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है, सबसे पहले आपको एक मॉडर्न का एक मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मॉडर्न का एक्चुअल में मीनिंग है क्या। ठीक है, डे टू डे लाइफ में यानी आधुनिक जो शब्द है उसका उसका अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरा आप इंडियननेस, इंडिया किसको लेके चल रहे हो, क्या है इंडियन। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल थॉट, यानी पॉलिटिकल का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए बाकी जितने भी पेपर्स हैं। और जो जो लास्ट बचता है हमारा थॉट, ये थॉट का क्या मीनिंग है, क्यों हम यहाँ पे हम थियोरी वर्ड क्यों नहीं लेके चल रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी या मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी, बताइए ये क्यों नहीं लेके चल रहे हैं। देखिए अभी से पहले आपने जो इससे पहले जो सेमेस्टर जो गया है, जो थर्ड सेमेस्टर, लगभग जो बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक पेपर पढ़ा था एंशिएंट एंड मिडीवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, और इस पेपर की बात करें तो ये पूरा हमारा थिंकर सेंट्रिक पेपर था, आप सबने देखा होगा। तो उसमें भी मैंने यही बात करा था कि ये हम थॉट क्यों लेके चलते हैं, थ्योरी क्यों नहीं लेके चलते, फिलॉसफी, जो कि अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ये लेवल ऑफ ये डिग्री है, यानी सबसे पहले आपका क्या आता है, थॉट आता है। ठीक है, उसके बाद थ्योरी आती है, उसके बाद आती है आपकी फिलॉसफी। ठीक है, तो इसको अगर हम समझें, अगर हम इसको डिफाइन करें, क्योंकि मैं अभी मॉडर्न पे नहीं जा रहा हूँ, इंडिया पे नहीं जा रहा हूँ, पॉलिटिकल पे नहीं जा रहा, केवल थॉट पे बात करें। देखिए जो थॉट है ना वो क्या होता है कि एक तरह से एक नैरो होता है, क्या होता है, इससे छोटा होता है। क्या बोल सकते हैं हम कि एक तो ये क्या है, जो थॉट क्या है आपका, ये क्या है, एक तो नैरो है। ठीक है, नैरो किस लिए है कि जब भी कोई थॉट इमर्ज करता है तो उसका एक कंटेक्स्ट होता है, यानी एक संदर्भ होता है, यानी जो थिंकर है उसका एक परिवेश है, उस परिवेश के अंदर उसका थॉट इमर्ज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है, जिस जो थिंकर है, जो 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 लेखक है, जो विचारक है, उस समाज का एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने थॉट के माध्यम से। तो हो सकता है जैसे आज भी हम किसी समाज में रह रहे हैं तो हमारे भी थॉट्स बनते हैं ना, और हो सकता है कि वो थॉट क्या होता है, कई बार एक स्ट्रक्चर तरीके से नहीं होते, एक सुसज्जित तरीके से नहीं होते, वो बस आते रहते हैं थॉट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये नैरो इसीलिए होता है कि हम इसे आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, कि हम इसको ज़्यादा इसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्या है कि ये क्या है, एक उस समाज का एक आईना प्रस्तुत करते हैं जिस समाज में वो थिंकर या लेखक या जो विचारक रह रहा है। ठीक है, और कई बार ये उस समाज की, उस दौर की पॉलिटिक्स की ही बातें करता रहता है। ठीक है, और हो सकता है वो उस दौर की जो पॉलिटिक्स है वो किसी तरीके से प्रभावित हो। तो ये जो थॉट होता है वो बहुत नैरो होता है, इसको हम ज़्यादा आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये आर्टिकुलेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यह बहुत लिमिटेड है। उसके बाद आता है हमारा थ्योरी। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी को हम जर्नली बोले तो एक ब्रॉडर सिस्टमेटिक एंड जर्नलाइज स्टेटमेंट होती है। ठीक है, यानी कुछ जर्नलाइज स्टेटमेंट, मतलब
कुछ कथित वाक्य, मतलब जो सर्वमान्य हो, वो थ्योरी है। ठीक है, और ये हमारी मदद करती है किसी चीज को समझने में और समझाने में। ठीक है, मैंने जो वर्ड यूज करा है कि अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्लेन करने में पॉलिटिक्स को ये मदद करती है। थ्योरीज जो होती है किसी भी रियलिटी, बहुत सारी थ्योरी, हर डिसिप्लिन में आपको थ्योरी मिलेगी। तो ये क्या होती है, एक जर्नलाइज स्टेटमेंट यानी तथाकथित वाक्य कह सकते हैं, और ये हमारी मदद करती हैं चीज़ों को समझने और समझाने में। ठीक है, जो पॉलिटिकल थ्योरी वो होती है तो क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है पॉलिटिक्स को, किसी सोसाइटी को, थ्योरीज के माध्यम से। उसके बाद आता है फिलॉसफी। अब ये फिलॉसफी है ना, ये बहुत आगे लेवल की बात है। फिलॉसफी का मतलब होता है कि ये कोई थिंकर अगर कोई अपनी फिलॉसफी दे रहा है तो वो उस लेवल पे दे रहा है कि आप उसका एक पॉइंट भी पकड़ेंगे तो उसमें हर जगह वही बात आएगा। जैसे गांधी के स्वराज की बात करें तो गांधी के थॉट की बात करेंगे ना, तो स्वराज उसका केंद्र बिंदु है, और वो कहीं ना कहीं हर जगह स्वराज की बात करेगा, स्वदेशी की बात करेगा। तो वो जो करंट है, जो एक स्पेशलनेस है फिलोसफी, वो फिलोसफी एकदम हाई हाई डिग्री का होता है, एक हाई लेवल का करंट होता है उसके अंदर। अगर हम बात करें इसको, अगर मैं एनालॉजिकली अगर समझाने की बात करूं कि थॉट थॉट थ्योरी एंड फिलोसफी, तो जैसे गाय का दूध देखो। ठीक है, जो गाय का दूध है उसको एक तरह से थॉट कह लो। ठीक है, मक्खन आपकी थ्योरी हो गई, और जो घी है वो आपका फिलोसफी है। ठीक है, क्लियर हुआ? जो तो इसीलिए तो यहां पे जो नाम दिया गया है तो उसको डिफाइन करने के लिए कि क्यों इधर पॉलिटिकल थॉट यूज करा है। थॉट इसलिए यूज करा है कि ये जितना भी, अगर हम सिलेबस को देखें तो ये जितने भी थिंकर्स हैं, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडिता रामाबाई नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, दीनदयाल उपाध्याय या फिर ताराबाई सिंधे या राम मोहन रॉय, तो ये जितने भी थिंकर्स हैं ना, ये क्या है कि ये एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इनका उदय होता है। ठीक है, तो उनका जो कंटेक्स्ट है, उनका संदर्भ क्या है कि ये कब की बात कर रहे हैं, जब हमारा भारत कॉलोनाइज था। ठीक है, उपनिवेश बना हुआ था ब्रिटिश का। तो ये जो जितनी भी राइटिंग है ना, जितना भी ये जो लेखन है जो आज हम थीम बेस में भी पढ़ रहे हैं, तो ये उस दौर की, यानी जब हमारा भारत जब गुलाम था, गुलामी के दौर की ये लिखी हुई सारी सिद्धांत है, फिलॉसफी है, या फिर थॉट है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये उस स्ट्रक्चर को, यानी ये जो जितने भी थिंकर्स हैं, ये जितने भी थिंकर्स हैं, कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है कॉलोनियलिज्म का या जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का, उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जो जो ब्रिटिश रूल था, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी कि जो वाइट्स मैन बर्डन, कि जो गोरे लोग हैं उनको भगवान ने ये अधिकार दिया है कि जितने भी आश्वेत लोग हैं उनका उद्धार करे, उनके लिए कल्याण करे, उसके लिए वो करे। तो वाइट्स मैन बर्डन की थ्योरी को के माध्यम से अपने रूल को जस्टिफाई करते थे कौन? ब्रिटिशर्स। तो उसको काउंटर करने के लिए, या फिर ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटेन ब्रिटेन के रूल को काउंटर करने के लिए, ये जो थ्योरीज है, ये थॉट का एक इमर्जेंस हुआ। तो ये पर्टिकुलर एक कंटेक्स्ट स्पेसिफिक है, यानी संदर्भ के संबंधित है ये, इसीलिए इस पूरे पेपर को थॉट के माध्यम से बताया गया है। हो सकता है कि बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो क्या है, एक जो एक ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं बात कर रहे, क्योंकि जो देखो थ्योरी का मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक जर्नलाइज स्टेटमेंट। हो सकता है कि कई बार जो हमारे थिंकर्स हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय या फिर गांधी हैं, वो कई बार सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लिख रहे हैं। एक तरफ वो किसी चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ उस चीज को मान रहे हैं। ठीक है, वही चीज कर रहे हैं, तो हो सकता है ये। तो इसीलिए ये क्योंकि ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं है, जर्नलाइज नहीं है, इसीलिए हमने थॉट लेके चले। ठीक है, क्लियर हुआ?
और उसके बाद जो वर्ड आता है वो हमारा आता है। देखिए क्यों क्यों मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखें, ये जितने भी थिंकर्स हैं, ये जितने भी थिंकर्स हैं ना, ये एक तरह से एक एक एक्टिविस्ट है। कौन है ये सारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले, जेल जाने वाले, ये वो एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, या फिर जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे लोग, ये कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल थिंकर नहीं है। हाँ, नो डाउट इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है पॉलिटिकल थिंकर वाली, पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाली, मगर ये पहले, सबसे पहले ये क्या है, एक्टिविस्ट है। अगर आप अरविंदो घोष को भी ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले नो डाउट उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एकदम उम्दा थी, बहुत अच्छी थी, मगर वो भी एक्टिविस्ट सबसे पहले थे। उसके बाद वो गुरु परंपरा के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो थॉट इसलिए ये नाम रखा गया क्योंकि हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिले। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने एनोलॉजी समझाई, जो आपको उस एनोलॉजी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड आता है वो आपका आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल, एनीथिंग रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी, कि हम उसके रूल को ख़त्म करना चाह रहे हैं, हम स्वराज की बात कर रहे हैं, हम स्वयं के शासन की बात कर रहे हैं, एनीथिंग रिलेटेड विथ गवर्नेंस, पॉलिटिकल एक्शन, पॉलिटिक्स, पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, कि स्वराज की अगर संकल्पना भी रख रहे हैं तो वो भी एक पॉलिटिकल है, क्योंकि हम अपना स्वराज, आपके रूल को काउंटर करके हम अपना स्वयं शासन करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया या इंडियन। अब देखिए ये जो इंडियन है ना, इसको डिफाइन करना ये आप सब खुद ही जानते हो कि बाकी सारी कंट्रीज से जब हम कंपेयर करें तो कुछ तो बात है जो दूसरों से अलग है। जैसे इकबाल का एक फ्रेज है कि कुछ तो बात है कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। ठीक है, तो वही जो कुछ तो बात है, जो कुछ बात है ना, ये आपको फिगर आउट करनी है। कुछ तो बात है, तो ये आपको फिगर, तो जैसे अगर हम देखें तो ये जो कुछ बात है ना, अगर हम जो इंडिया को डिफाइन करने, तो जैसे जो हमारी सोसाइटी है ये होने पे विश्वास करती है, जैसे होना, होना। और वेस्टर्न सोसाइटी की अगर बात करेंगे तो क्या, करने की बात करती है। ठीक है, हर चीज। ठीक है, एक होना हो गया। दूसरा कि हम सभी को सम्मिलित होके, यानी एक मिश्रण की बात करते हैं, यानी मिश्रण आधारित सोसाइटी, यानी सबको साथ लेके चलने वाली। ठीक है, ठीक है। उसके बाद खिचड़ी कल्चर कह सकते हो, है ना, मिश्रण हो गया, सबको साथ लेना। ठीक है, सबको शामिल करना, सभी मतों को शामिल होके चलना। कि अगर हम इंडियन फिलॉसफी को भी देखें तो आपको यहाँ पे जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो वेद में विश्वास रखते हैं, और जो वेद में नहीं विश्वास रखते, और जो किसी में विश्वास नहीं रखते थे, केवल भौतिकवादी में, तीनों को पूजा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कुछ बात है ये आपको फिगर आउट करनी है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे कि हम खाना ही खाते हैं, तो खाना अगर हम देखें, जो इंडियन थाली होती है, तो देखते हैं ना कि हर लोग अपने तरीके से मिक्स करके खा रहा होता है, अपने तरीके से बना रहा होता है, तो मिक्स। ठीक है, जो किसी को अपने टेस्ट बनाना होता है तो वो अलग तरीके से खाता है, जो भी है। तो वो जो कुछ बात है ये आपको फिगर आउट करनी है। फॉर द टाइम बिंग इस पेपर के अंदर जो इंडियन है वो बहुत स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे जो इंडियन का जो मीनिंग है, जो स्पेसिफिक मीनिंग है, वो ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशन है, जो यानी जो भारतीय जो संस्कृति है या फिर जो परंपरा है, उसके मूल्यों को पुनर्जागृत करना। ठीक है, उन मूल्यों को दोबारा से एक एक मॉडर्न युग में, ये एक आधुनिक युग में दोबारा से शामिल शामिल करना। ठीक है, तो कुछ जैसे बात करें, जैसे कर्म, कर्म का जो मूल्य है। ठीक है,
ये जो कर्म वाला जो सिद्धांत है वो हमारे केवल इंडिया में दिखता है। ये एक इंडियन इंडियन कह सकते हैं कि ये एक इंडियन वैल्यू है कर्म वाला। और दूसरा पुनर्ज पुनर्जन्म वाला। ठीक है, पुनर्जन्म। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है, और नेति नेति, कि ये भी नहीं और ये भी नहीं, कि यानी आपने बोल दिया कि यही ब्रह्म है, तो ये जो ये जो थॉट है, जैसे नीति नीति का ही हो है कि नॉट दैट नॉट दैट नॉट दैट, कि ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कि बेशक आपने बता दिया कि हाँ ये ईश्वर की संकल्पना है, तो भी नेति नेति मतलब कॉन्स्टेंटली आप ढूंढ रहे हो कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो नहीं, यही यही हमारी सोसाइटी रुक नहीं जाएगी, कि उससे भी आगे नेति नेति, कि ये भी नहीं ये भी नहीं, आगे बढ़ते चलना। तो ठीक है, इंडियन का जो मीनिंग है वो क्या है, एक स्पेसिफिक एक कल्चर, एक इकोसिस्टम से है, जहाँ पे जो कुछ मूल्य हैं जो सोसाइटी के आज भी कुछ मूल्य हैं जो वर्तमान में भी आप सब देख सकते हैं। ठीक है, उसको बता सकते हैं। और स्पेसिफिकली जो इंडियन फ्रीडम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंडिया के सेल्फ रूल के बारे में बात कर रहा हूँ, स्वराज के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडियन कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत के आध्यात्मिकता के बारे में बात कर रहा हूँ, उससे यहाँ पे मीनिंग है। और अब आता है हमारा जो वर्ड आता है मॉडर्न, कि मॉडर्न से आप सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो जो मॉडर्न जो वर्ड है, मॉडर्न का भी यहाँ पे एक स्पेसिफिक मीनिंग है, कि आप सब जो आधुनिकता है जो मॉडर्न है उससे आप सब क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न को समझने से पहले आपको ट्रेडिशनल का भी पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशनल, देखिए ये जो दोनों अवस्था है वो क्या है, आपकी एक स्टेज ऑफ माइंड है। ठीक है, ट्रेडिशनल भी एक स्टेज ऑफ माइंड है और मॉडर्न भी। ठीक है, तो जो मॉडर्न है ना वो एक तरह से न्यूनेस की बात करता है। क्या किसकी बात करता है, न्यूनेस की। और ट्रेडिशनल क्या करता है कि नहीं, जो परंपरा है परंपरा के हिसाब से चलते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉडर्न जो है वो इन तीन चार बातों से और भी कुछ ऐड हो सकता है। एक तो जैसे न्यूनेस, कि ऑलवेज फाइंड करना, नए तरीके, हमेशा खोज में लगे ना, जो कि अभी हमने थोड़ी सी पहले देर बात करी थी कि नेति 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 नेति। ठीक है, सेकुलराइज करना हर डोमेन को, कि जैसे ट्रेडिशनल टाइम पे बहुत सारा सेग्रीगेशन होता था ना, कि रिलीजन, कल्चर और स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेकुलराइज करना, कि यहाँ पे जैसे मिक्स रहता था, यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि नहीं, पॉलिटिक्स का एक अलग दायरा है, रिलीजन का एक अलग दायरा है। इसका जो पॉलिटिक्स का जो लॉजिक है वो रिलीजन पे काम नहीं करेगा, रिलीजन का जो पॉलिटिक लॉजिक है वो इधर नहीं करेगा, यानी सेकुलराइज करना स्पेस को। उसके बाद क्या है, एक न्यू इंडिविजुअलिज्म क्रिएट करना, कि मान लो कि कोई एक व्यक्ति ने किसी तरीके से अचीवमेंट ले ली या फिर कोई सफल हो गया, तो जरूरी नहीं है कि हम सब उसी का पाथ फॉलो करें। हो सकता है कि हर व्यक्ति अपना अपना पाथ फॉलो कर सकता है। ठीक है, एक तरह से एक व्यक्तिवादी विचार, यानी व्यक्तिवाद नया है, एक न्यू इंटरप्रिटेशन। आप सब देखोगे आज मॉडर्न टाइम में जो पुरानी जो किताबें हैं, जो पुराने टेक्स्ट हैं, यानी जो भी है, तो हर कोई अपने भाव से उसे क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, अपने भाव से क्या कर रहा है, उसकी व्याख्या कर रहा है। तो और लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे मॉडर्न वैल्यूज के पार्ट है। एक तरह से व्यक्ति को क्रिएट करने की बात करी है, यानी व्यक्तिवाद विचार को आगे बढ़ाने की बात करी गई है, उसके अधिकारों की बात करी। और वहीं दूसरी तरफ जो मॉडर्न है, वो जो ट्रेडिशनल है, वो क्या है, एक पारंपरिक है, जो कि समाज, संस्कृति, भाव से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो मॉडर्न है वो एकदम फ्री है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो
यहाँ पे ज़्यादातर रूल रेगुलेशन को जो फॉलो करा जाता है, जो समाज के ऑलरेडी होते हैं, सोसाइटी यहाँ पे ज़्यादा हावी होती है। यहाँ पे व्यक्ति की जो विल है, यानी जो इंडिविजुअल विल है, जो व्यक्ति की विल है, यानी जो व्यक्ति की जो इच्छा है, वो ज़्यादा प्रभावी बनी रहती है। ठीक है। तो मॉडर्न मॉडर्न का एक अलग सेंस है। दोनों ही एक तरीके से स्टेज ऑफ माइंड है, कि जैसे बोला जाता है ना कि वो 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 जो फैमिली है बड़ी मॉडर्न है, तो उस फैमिली का जो स्टेज ऑफ माइंड है वो अलग तरीके का है। वो ये जो पुरानी बातें होती थी उस सब में विश्वास नहीं करती, या फिर जो विश्वास करती हैं तो उसके पीछे कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग रीजन के हिसाब से बात करती है। तो ये होता है मॉडर्न वैल्यू एक तरीके से। तो देखिए, जो फर्स्ट यूनिट में है ना, जो हम अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो सबसे पहला जो हमने जितना भी डिस्कशन किया है अभी तक, वो सारा आपके माइंड में रहना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि देखिए, जितना भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ये जितना भी मॉडर्न आईपीटी है, आईपीटी, ये सारा कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? कॉलोनिज्म, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनिज्म, यानी उपनिवेशवाद के दौर में ये सारा गढ़ा जा रहा है या फिर उसकी रचना हो रही है। दूसरा क्या है? दूसरी तरफ हमें फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट भी करना है, कि हमें एक नए भारत की संकल्पना भी गढ़नी है इस टाइम पे, यानी कॉलोनियलिज्म और न्यू मॉडर्न इंडियन स्टेट जब हमारा गढ़ रहा है, उस टाइम पे ये जितना भी क्या है मॉडर्न आईपीटी, वो गढ़ा जा रहा है। ठीक है। एक तरफ क्या है आपका कॉलोनियलिज्म, दूसरी तरफ क्या है, एक तरह से हमें नए भारत की यानी नया भारत बनाना है। ठीक है। और दूसरी तरफ उस भारत को आधार देने के लिए क्या होगा? आपका विचार होंगे, यानी चिंतन। ठीक है, चिंतन। तो क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म से प्रभावित है, क्योंकि ये एक्चुअल में जितने भी थिंकर्स हैं वो किसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं? अंग्रेजों को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कि नहीं, हम भी आप ही की तरह, हमारे यहाँ पे भी साइंटिफिक है, हम भी, हमारे जो वेदास हैं वो भी इसी तरीके की बात करते हैं, सोल की बात करते हैं। ठीक है। जो कि इनकी ये क्या बोल रहे थे कि नहीं, ये क्या है, मूर्ति पूजा करते हैं, ये बंदरों की पूजा करते हैं, इस तरीके से अपने रूल को जस्टिफाई कर रहे थे। और वो थ्योरी लेके आते हैं, वाइट्स मैन्स वर्डन, कि ये श्वेत लोगों का कर्तव्य है कि इन लोगों को सिविलाइज करा जाए, ये जो बार्बरिक लोग हैं इनको सिविलाइज करा जाए। और यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और यही जो चिंतन है, यही क्या कर रहा है, जो नए भारत का जो आधार है वो स्पष्ट कर रहा है। तो आप सबने सुना होगा आइडिया ऑफ इंडिया, कि ये भारत का विचार है क्या? क्या जो मैं बात कर रहा था कि ये जो इंडियन जो भी मैं लेके चल रहा हूँ, कि कुछ तो बात है। ठीक है। वो जो आइडिया ऑफ इंडिया जो है, आइडिया ऑफ इंडिया वो है क्या? ठीक है। तो हर थिंकर क्या बात कर रहा है? एक तरह से रिस्पॉन्स तो कर रहा है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, तो अपना भाव तो प्रकट कर रहा है, मगर वो दूसरी तरफ ये भी बता रहा है कि भारत के चिंतन में, यानी भारत के चित्त में ये विचार है। ठीक है। तो हर थिंकर क्या कर रहा है? यहाँ पे आइडिया ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी भारत का विचार रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भारत का विचार है। जैसे आप सब देखोगे तो कई बार देखना कि जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री है, पीएम नरेंद्र मोदी, या फिर जो भी पीएम्स हैं, तो वो, उनकी जब स्पीच होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो बड़े सुसज्जित तौर पे भारत का विचार प्रेजेंट करते हैं। जैसे एक तमिल स्कॉलर को कोट करते हुए ये बोला गया कि जो राइटिंग्स हैं, तो उसमें हमें क्या बोला जाता है कि हम पूरे विश्व के नागरिक हैं, या फिर पूरा विश्व हमारा परिवार है। और दूसरा क्या है कि आप सबने वो सुना होगा कि वसुदेव कुटुंबकम, क्या ये भारत का आइडिया है कि वसुदेव कुटुंबकम? तो ये जो विचार हैं, हर थिंकर, हर विचारक यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया ये है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट में आप सबको अंदर पता ही चल गया एक तरीके से। बहुत
ये बहुत सिस्टमेटिक, डिफाइन, जनरलाइज होती है। और ये जो थॉट होता है वो थोड़ा सा नैरो होता है, कई बार रिफ्लेक्ट कर रहा होता है जो उस समय का जो स्ट्रक्चर है, जो उस समय का दौर है, उस चीज़ को। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम, देखिए जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको हम दो तरीके से पहले पढ़ते थे, जो कि हमने बात करी। एक होता है कन्वेंशनल, जिसे बोलते हैं थिंकर, या ट्रेडिशनल भी बोलते हैं, कई बार इसको बोलते हैं थिंकर। कि हमें जितना भी पहले, इससे पहले भी, जैसे एनईपी के पहले से, जो अभी नया सिलेबस आने से पहले, जो आईपीटी 2 में क्या होता था कि हम सबको ना थिंकर्स दे दिया जाता था और हम उन थिंकर्स को पढ़ते थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, पंडिता रामाबाई हो गई, ये भी जितने भी थिंकर्स को दे दिया उनके विचार को। नहीं, इस बार क्या है, थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक है, थीम बेस्ड है। क्योंकि ये जो थीमेटिक अप्रोच है, ये ज़्यादातर आपको स्कोप प्रोवाइड करता है क्रिटिसिज्म का और समझने का। ठीक है, कि आपके अंदर एक 360 डिग्री का एक समझ स्थापित हो। तो अप्रोच के बारे में लिखना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा अप्रोच है वैसे थीमेटिक, जिसे बोल सकते हैं विषयगत। तो दो दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। ठीक है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक तो होता है आपका थिंकर बेस्ड, यानी थिंकर आपके सेंटर में रहेंगे और उस उन थिंकर्स के ध्यान, उसके हिसाब से, उनकी राइटिंग के हिसाब से हमें थिंकर, उनके राजनीतिक जो चिंतन है उनको पढ़ना होता है। ठीक है। और ये जो जो थीमेटिक है, थीमेटिक में आपको एक तरीके से ये बोलिए, सिंपल सा बात करें तो ये एक कंपैरेटिव आपको एनालिसिस देता है। क्या देता है? एक कंपैरेटिव एनालिसिस। और ये क्या है? अकोमोडेटिव भी है, अकोमोडेटिव। और ये यहीं पे क्या है कि ये केवल और केवल जो थिंकर को सामने रख के, तो उसी थिंकर के हिसाब से पढ़ता है। और कई बार थिंकर्स कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी भी होते हैं। अगर आप गांधी को भी पढ़ेंगे तो कई बार कॉन्ट्राडिक्ट लगते हैं उनके थॉट्स। तो वो क्लियर होने के लिए हमें एक थीमेटिक, तो इस बार जो अप्रोच है वो थीमेटिक अप्रोच लिया गया मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को पढ़ाने के लिए। अब क्या है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर करिए कि जितने भी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से डिफर करते हैं। ठीक है, ये एक तरह से अलग अलग है। यानी ये क्या है, जैसे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के जो अजम्पशन है, जो एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशन है, यानी ज्ञान मीमांसा को लेकर जो मान्यता है। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना एपिस्टेमोलॉजिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए एपिस्टेमोलॉजी से ये वर्ड आता है जिसका अर्थ होता है ज्ञान मीमांसा, कि हम ज्ञान की प्राप्ति कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो एपिस्टेमोलॉजी का होता है कि हाउ डू यू नो व्हाट यू नो। ठीक है, आप किसी चीज़ को किस तरीके से जानते हैं, किस तरीके से उसका ज्ञान अर्जन करते हैं, ये एपिस्टेमोलॉजी बताती है। ठीक है, और हम यही देखें कि जो इंडियन एपिस्टेमोलॉजी है और जो वेस्टर्न एपिस्टेमोलॉजी है, और उनके जो अजम्पशन है, जो मान्यताएं हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो आप सबको दिखता होगा ये बाइनरीज में वर्क करती है। बाइनरीज मतलब ये सही है तो ये गलत होगा। ठीक है, ये बाइनरीज में काम करती है। और वहीं पे अगर इंडियन देखोगे तो ये संवाद की दुनिया है। जो भारतीय जो अगर आप बोलोगे कि ना, जैसे अगर जैसे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, तो आइडिया ऑफ इंडिया हम संवाद भी लिख सकते हैं। संवाद यानी हेल्थी डिस्कशन। ये जो कुछ जो मिश्रण है यहाँ पे जो इंडियन है, इधर संवाद भी लिख सकते हैं। कि हम क्या करते हैं, संवाद। जैसे अगर आप देखोगे पुराने शास्त्रार्थ देखोगे तो उसमें क्या होता था कि दो पक्ष बैठ के अपनी अपनी बात रखते थे, दोनों विवाद नहीं करते थे, संवाद करते थे। कि हाँ, आपने सत्य को एक स्वरूप से देखा है, मैंने सत्य को एक स्वरूप से देखा है, और आओ हम दोनों बैठ के संवाद करें और अपने ज्ञान को और विकसित करें। ठीक है, तो जो वेस्टर्न ट्रेडिशन है वो क्या है, एक तरीके से बाइनरीज पे वर्क करता है। और दूसरा जो इंडियन है वो सिंथेसिस की बात करता है, यानी जोड़ने की बात करता है, ये संवाद की बात करता है।
वही बात कि ज्यादातर जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, जितने भी थिंकर्स आपको दिखेंगे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, वो सारे डीपली इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स ऑफ देयर टाइम। इसीलिए पॉलिटिकल थॉट नाम दिया गया है पेपर को, कि वो सब क्या कर रहे हैं, एक तरह से कॉलोनियलिज्म को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है। और ये वाला जो फिगर जो मैंने बनाया था, आप सब भी अपने एग्जाम में ये बनाना, ये वाला मैं बना देता हूँ यहाँ पे, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। जितने भी जो थिंकर्स हैं वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उपनिवेशवाद को क्या दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उपनिवेशवाद। इधर आप साम्राज्यवाद भी लिख सकते हैं, वो भी। दूसरी ओर कि एक नए भारत का क्या, भारत का विचार, भारत का विचार क्या है, यानी आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसमें इसी में आप लिख दोगे कि नए भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण। ठीक है। इसको इधर लिख देंगे। और उसके बाद क्या आता है, आपका चिंतन आ जाता है। ठीक है। तो ये जो चिंतन है, जो कि इसको भी रिस्पॉन्स कर रहा है और इसको भी बिल्ड कर रहा है, इसको भी बना रहा है, तो ये जरूर बना लेना एक डायग्राम। और अगर और अच्छा आपको लगे तो वो भी बना सकते हैं। तो जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे डीपली इन्वॉल्व हैं अपनी उस समय की पॉलिटिक्स को लेकर। आप देखिए जो एकेडमिक इंटरेस्ट है ना, देखिए जो 21वीं शताब्दी में क्या हुआ कि एक, जब जब भारत का जो एक वैश्विक मंच पे एक उदय होता है, तो जो एकेडमिया है उसमें एक इंटरेस्ट जगता है कि क्या भारत का कोई पॉलिटिकल थॉट है, या भारत की कोई राजनीतिक चिंतन है, यानी भारत जो है वो विश्व को क्या देख सकता है पॉलिटिकल थॉट लेवल पे। तो ये एकेडमिया में एक इंटरेस्ट बना। इवन अभी भी बोला जाता है कि भारत ने कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं दी है। ठीक है। भारत की कोई अपनी पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। ठीक है। नो डाउट हमारे पास है, हम एक धार्मिक सोसाइटी है जहाँ पे धर्म हर जगह रूल करता है, एक कार्मिक सोसाइटी है। ठीक है। ड्यूटीज़ को हम फॉलो करते हैं, मगर थ्योरी के तौर पे हम देखें तो हमारे पास एक पॉवर्टी है। ठीक है। हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, इंडिया की कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है। और दूसरा क्या है कि अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो थॉट हमारे पास शुरू से ही है। अगर आप सबने जो जो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था, एंशियंट एंड मिडीवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास तो एक तरह से रिचनेस है। अगर हम शुक्राचार्य की बात करें, बृहस्पति की बात करें, और भी जितने सारे थिंकर्स हैं, सब एकदम भरे हुए हैं पॉलिटिकल थॉट से, भरे हुए हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को हम जब समझने की कोशिश करते हैं, यानी मॉडर्न मॉडर्न टाइम को समझने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारे जो पुराने जो आइडिया है, राष्ट्र है, धर्म है, डेमोक्रेसी है, इवन हम सब ने जब हमने पढ़ा कि एंशियंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा, तो हाँ, डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो भारत में ही था। ठीक है। भारत से ही डेमोक्रेसी का एक आइडिया निकला है। नो डाउट आज की जो डेमोक्रेसी उस तरीके का नहीं, बट एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी था इंडियन सोसाइटी में। पंचायती सिस्टम देखो, पंचायती सिस्टम भी एक तरह से डेमोक्रेसी का ही एक एग्जाम्पल है, जो कि पंचायती व्यवस्था आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से आ रही है। और इन सब को हमें समझना बहुत जरूरी होता है जब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को जब हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और जितने भी, अब एक चीज ये ध्यान रखना कि जितने भी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट है ना, नो डाउट हम रिस्पॉन्स किसको कर रहे हैं, कॉलोनियलिज्म को, कॉलोनियलिज्म को रिस्पॉन्स करें। मगर जो ये जो चिंतन है, जो आपका जो जो आपने आपका जो विचार है, वो आप इसको तो रिस्पॉन्स कर रहे हो, मगर किसकी बात कर रहा है, सर्व कल्याण की, यानी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है एक तरीके से। जो हमारी जो थॉट है क्या है, सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु, तो इस सभी की बात करना, तो पूरी ह्यूमैनिटी को, केवल इंडिया के लोगों की बात नहीं कर रहा है, पूरी ग्लोबल ऑडियंस की बात कर रहा है, पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है।
ह्यूमैनिटी को सेंटर में रख के अपने चिंतन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी क्या है, कोर है इस चिंतन का, कि भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्या जो कोर है वो क्या है, ह्यूमैनिटी है, यानी मानवता। मानवता। तो जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो थिंकर्स हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे पूरे विश्व की बारे में बात कर रहे हैं, मगर विश्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो भारत की आज़ादी से। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, एडवोकेटेड विजन ऑफ गुड लाइफ। ठीक है, एक अच्छे जीवन की संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ग्रीक में भी अगर आप देखोगे, प्लेटो और एरिस्टोटल वो भी यूडेमोनिया की बात कर रहे हैं कि गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन कैसा होना चाहिए। ऑफर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि जो इतिहास की एक नई संकल्पना प्रस्तुत कर रहे हैं, कि जैसे अंग्रेजों ने डिफाइन करा कि नहीं, ये नहीं, एक अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं इतिहास के। ठीक है, एक्सप्लोर द कंसेप्शन ऑफ मैन, कि जो मैन का जो कंसेप्ट है, यानी यहां पे मैन का मतलब है कि व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति का जो विचार है उसको आगे बढ़ा रहे हैं वो। अगर आप इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन थिंकिंग में भी देखोगे ना, जो व्यक्ति है इसे केवल और केवल भौतिक व्यक्ति के तौर पे नहीं समझा गया है, इसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पे भी समझा गया है, एक सोल के तौर पे भी समझा गया है। डिस्कस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ मशीन, कि कितना विकास जरूरी है और कितना मशीनों तक की जरूरी है। जैसे गांधी बोलते हैं, प्रोडक्शन बाय द मास इज नॉट मास प्रोडक्शन, लोगों के द्वारा उत्पादन होना चाहिए, ना कि ज्यादा उत्पादन होना चाहिए। तो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो ये सारी विशेषता हो गई, ये सारे सिग्निफिकेंस है, आप सब लिख लेना, सिग्निफिकेंस है ये सब। उसके बाद एड्रेस मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, ज्यादातर आप जैसे गांधी के भी देखेंगे तो मोरालिटी और पॉलिटिक्स सब इंटरकनेक्टेड, कि हर चीज के बीच में संवाद हो रहा है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है ना, कि हर चीज को अलग अलग लेके नहीं, सारी क्या है, मिली जुली है, सबके बीच में एक संवाद होना चाहिए, सारे इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये जितने भी इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, जितने भी ये मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं, इन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए ना, ये सारी, क्योंकि ये एशिया के और भी कंट्री जो गुलाम है या फिर जो इंडिपेंडेंट नहीं है, लैटिन, ये सबके लिए ये एक तरह से रेलेवेंट थे, ये सबके इशू थे। ठीक है, तो ये विशेषता है। ठीक है, ये सारे लिख लेना। अच्छे जीवन के दृष्टिकोण की वकालत करना, इतिहास की नई व्याख्या करना, कि जो अंग्रेजी यानी जो यूरोसेंट्रिक व्यू है, यूरोसेंट्रिक, आप सबने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब पढ़ा हुआ तो यूरोसेंट्रिक व्यू भी पढ़ा हुआ। ये जो यूरोसेंट्रिसिज्म है, यूरोसेंट्रिक व्यू, इसको काउंटर करने की, कि जो वेस्ट सोच रहा है वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक हमारे पास भी एक समझ है इतिहास की, कि व्यक्ति को कैसे चलना चाहिए, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि आप अपने क्षणिक सुख के लिए एक एक थोड़ी देर के आराम के लिए आप पूरी प्रकृति का नाश करते जा रहे हो, ये नहीं है। तो एक तो यूरोसेंट्रिक व्यू को भी काउंटर करा। मनुष्य की क्या अवधारणा होनी चाहिए, इसको इसको जोड़ा। कितना आर्थिक विकास, कितना मशीनों का उपयोग होना चाहिए, कितना ये जो औद्योगिक समाज है, कितना हम इसको बर्दाश्त करें, कितना हम आगे बढ़े, इन सब के बारे में लिखा। यहाँ पे एक वी आर मेहता, क्योंकि इनकी रीडिंग दे रखी है फर्स्ट यूनिट के अंदर, वो अपनी बुक में आइडियोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि जो वेस्टर्न थॉट है वो किस में वर्क करता है, आपका बाइनरीज में करता है, डाइकोटमी में वर्क करता है, यानी अलगाव में, दो चीजें अलग अलग है, द्वि आधार पे वर्क करता है। जैसे मैटर एंड स्पिरिट, सोसाइटी एंड कल्चर, फ्रीडम एंड सोसाइटी, इस तरीके से वर्क करता है। और वहीं पे जो इंडियन थॉट है, जो इंडियन थिंकर है, प्लीज
ये नाम नोट कर लीजिएगा जब भी अपने आंसर को बिल्ड करेंगे, वी आर मेहता। जो इंडियन थॉट है, ये सब, ये इन सभी डिवीजन को क्या करता है, रिजेक्ट करता है। ये बोलता है कि ये सही नहीं है, ये बनावटी है। एक नॉन डुअलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट करता है कि आप जो देख रहे हैं ना अलग अलग करके, ये प्रॉब्लमेटिक है कि कोई एक बेस्ट मूवी, कोई एक कैसे हो सकता है कि पूरा परिवार में भी कि मेरे को चुनना है या उनको चुनना है, भाई चाहिए या पत्नी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई एक कल्चर, बाइनरीज क्रिएट करना, डायकोटोमी क्रिएट करना, ये सारी सुपरफिशियल है। एक टाइम पे वो भाई भी है, एक टाइम पे पति भी है, ये चीज समझना। कम्युनिटी एंड कॉपरेशन को आगे बढ़ाना, समुदाय और सद्भावना, वो तालमेल को आगे बढ़ाना, वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करना, यानी वैश्विक भाईचारे की, मानवता की बात करना, और इन सबको ब्रेक करना, एलिट वर्सेस मासेस, ये सबको कि हाँ एक तरह से एक अभिजात वर्ग और एक जनसमूह, एंड और मीन्स। जैसे गांधी की अगर आप बात करोगे, गांधी में ये जो एकदम क्लियरली है कि भाई अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसके लिए जो साधन आपने अपनाया वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा होगा। यानी माध्यम और साधन। हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति डाकू है, ठीक है, और वो दिन में वो सारा जितना लूटता है रात को वो सारा दान कर देता है, तो भाई उसके साधन तो गलत है ना। बेशक वो हाँ समाज में भलाई करे, नहीं ये भी नहीं, तो साधन और साध्य के बीच में जो अंतर है वो नहीं। ये जितने भी चीजें हैं इन सबको रिजेक्ट करा, तोड़ा, इन खाइयों को तोड़ा। और अंत में अगर आप देखोगे ना तो एक फिलॉसफी हर थिंकर के माइंड में पाई जाती है, वो है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की। कि हर थिंकर यही चाह रहा है कि जो व्यक्ति है, जो समाज है, वो सेल्फ रियलाइज हो, अपने आप से उसका साक्षात्कार हो। फिर वही बात वी आर मेहता भी यही बोलते हैं कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार ब्रिटिश उपनिवेशवाद और भारतीय प्रतिक्रियाओं के बीच उभरता है। यानी उपनिवेशवाद और भारतीय प्रतिक्रिया के बीच उभरा है, जिसे संघर्ष के रूप में अवधारणाबद्ध किया जा सकता है कि एक टसल चल रहा है किसके बीच में, ऑक्सीडेंटल यानी पश्चिम के थॉट में और पूर्व के थॉट में, यानी वेस्ट वर्सेस साउथ। आज भी ये डिबेट है कि अमीर देश गरीब देश, वेस्टर्न सोसाइटी ईस्टर्न सोसाइटी। अब आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। और आप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।